नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आपका स्वागत है। जश्न आजादी की पूर्व संध्या पर हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद देश में एक नया माहौल बना है, जोश का। मोदी ने जो सपने जनता को बेचे थे, जनता ने उसे खूब खरीदा, लेकिन अब जनता जानना चाहती है कि वो कैसे उन सपनों को पूरा करने जा रहे हैं। अभी तक मोदी सरकार के कामकाज पर मिली जुली राय सामने आती है। कोई कहता है कि पिछले 2.5 महीने में जितने काम हुए वो कभी नहीं हुए। कोई कहता है कि जिस बोल्ड मोदी के दर्शन वो करना चाहते थे वो अभी दिखलाई नहीं पड़ रहे। कल प्रधानमंत्री मोदी का लाल किले से पहला भाषण क्या इन सवालों के जवाब देगा? क्या मोदी का भाषण देश की महत्वाकांक्षा को पूरा करने का एजेंडा पेश करेगा? और उनके भाषण का एम्बिशन, स्केल और साइज क्या होगा, इस पर पूरे देश की नजर है। इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा खास पैनल है। मोदी सरकार से इंडस्ट्री की क्या उम्मीदें हैं, इस बारे में हम बात करेंगे फिक्की के प्रेसिडेंट सिद्धार्थ बिड़ला से। बाजार की नब्ज को बहुत करीब से टटोलने वाले मार्केट एक्सपर्ट गुलटेक चंदानी भी हमारे साथ हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय और आकार पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा और कांग्रेस प्रवक्ता सलमान सोज भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। आप सबों को और हमारे दर्शकों को आज़ादी की सालगिरह पर बहुत बहुत मुबारकबाद हो। पहला सवाल बिड़ला साहब आपके पास लेकर के आऊंगा, और वो ये कि कल के भाषण में आप क्या सुनना चाहेंगे उनसे? देखिए, हमारा मानना है कि जो मोदी साहब को मैंडेट मिला है वो सपनों पे नहीं मिला है, वो एक अमल, एक डिलीवरी का मैंडेट उनको दिया है देश ने। और अभी तक जैसे आपने बताया कि जो अभी 2 महीने मतलब 80 दिनों में जो काम हुए हैं, मेरे हिसाब से उसमें एक फाउंडेशन सेट करी जा रही है डिसीजन मेकिंग की और इम्प्लीमेंटेशन की। और अमल के लिए एक बहुत जरूरी है कि सारी देश को, और जो इम्प्लीमेंटेशन की मशीनरी है, क्योंकि आखिरकार हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे 10 मिनिस्टर भी मिलके अपने हाथों से तो काम अपनी टेबलों पर कर सकते हैं, तो उन्हें इनेबलिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है जी। तो मेरे हिसाब से जो काम हो रहा है वो केवल अमल की ओर हो रहा है, और अमल किस तरह से किया जाएगा, इंप्लीमेंट किस तरह से किया जाएगा वेरियस पॉलिसीज को, या किस तरह की कल्चरल चेंज आने की दरकार है हिंदुस्तान में इंप्लीमेंटेशन के लिए, उसकी चर्चा मेरे ख्याल में कल सुनने को मिलेगी कि इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाए। शायद बड़ी नीतियों के बजाय जो काम और फैसले होने हैं और लागू करना है उस पर फोकस रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। गुलटेक चंदानी साहब, आपकी एक बाजार के स्टेक होल्डर के नाते क्या उम्मीद रहेगी, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि वो बाजार को अलग से कोई कंस्टिट्यूएंसी मान के संबोधित करने वाले हैं कल। बाजार एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी है भी नहीं। अल्टीमेटली द कंट्री पीपल हु आर बाइंग शेयर्स आर बाइंग प्रॉफिट्स, संजय जी। तो अगर कंपनीज के प्रॉफिट बढ़ते हैं और जिस तरह से लगता है कि अगले साल जीडीपी का ग्रोथ फ्रॉम 4.8 विल गो टू 5.6 और 5.8, उससे करीब जीडीपी का ग्रोथ 20% होता है, तो उतना ही इजाफा मार्केट की कंपनीज में भी होगा। उसके चलते हुए ऑप्टिमिस्टिकली लोग देख रहे हैं, और हम लोग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल बॉटम से शुरू हुआ है। एंड यू नो, आई मेट समबडी एंड आई आस्क्ड हिम कि तुम्हारे अच्छे दिन आ गए, तो उसने जवाब जो दिया उस बहुत बेहतरीन था। ये बहुत एक छोटा आदमी था, ही वॉज वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट एज अ वेटर। सो ही सेड, सर हमारी तमन्ना तो पूरी हुई, उसकी भी तो कोई कीमत है। तो आई थिंक दैट इज व्हाट अप्लाइज टू ऑल ऑफ अस। वी ऑल वांटेड अ गवर्नमेंट हु वुड वर्क, एंड आई थिंक वी आर सीइंग दैट. बिल्कुल, into some extent repealing of all the laws which were not wanted. So I would expect that tomorrow would be more of the same and laying down the foundation of going forward. बिल्कुल। एक बहुत अभूतपूर्व किस्म के भाषण की उम्मीद सभी लोगों को है उस लाल किले से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला भाषण होगा। आकार, आपसे मेरा सवाल ये है कि अगर हम अंदाज लगाने की कोशिश करें और उनके भाषण को लीक करने की कोशिश करें तो कल हेडलाइन क्या बनेगी? क्या संपूर्ण वित्तीय समावेशन हेडलाइन होगी, स्किल डेवलपमेंट हेडलाइन होगी, या ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने वाले कामों को करने के लिए कोई एक नया मार्केटिंग कैंपेन अनवेल होगा? बात नहीं होगी, ना कोई बात होनी चाहिए। 15 अगस्त का जो भाषण है प्रधानमंत्री का, वो बड़ी बातों का है। मोदी साहब को बताना होगा कि जो मकसद है जिनकी बुनियाद पर उनको 282 सीटें मिली, वो मकासद कैसे पहुंचा जाए, कब पहुंचा जाए, इनकी बात नहीं होगी। ये मकासद क्या है
उनकी बातें होंगी। तो मैं नहीं मानता कि पिछले 3 महीनों में जो चुनाव की उनकी जो बोली थी, उनकी वाणी थी, वो उन्होंने दोहराई है फिर से, ना तो पार्लियामेंट में ना तो कहीं बाहर। तो मेरा मानना ये है कि ये जो कैंपेन की उनकी वाणी थी वो फिर से हमें सुनाई देगी कल। वो हमें कहेंगे कि जो जिस बुनियादी बातों पर वो चुने गए थे उनका एक ब्यौरा देंगे वो, और वो हमें कहेंगे कि ये क्या चीजें हैं, 5, 7, 10 चीजें हैं जिन पर उनका फोकस रहेगा। जी बिल्कुल। नीलांजन, आप इस बात से सहमत हैं कि कल दरअसल वो चूंकि पूरे देश से बात कर रहे होंगे तो एजेंडा बताने के बजाय पूरे देश को वो एक कैंपेन के तौर पर संबोधित करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल अभी भी जनाधार कंसोलिडेशन करने का काम कोई भी नेता किसी भी अगले दिन छोड़ता तो नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री बनने के बाद कल उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती का दिन है, क्योंकि उनको दोबारा से पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जनता के साथ कायम करना है। जिस तरह से एक मोमेंटम निकल गई है इस सरकार की, क्योंकि ये जो मुहावरा है कि काम सिर्फ करना ज़रूरी नहीं है लेकिन लोगों को दिखना भी चाहिए कि काम हो रहा है, तो दोबारा से दोहराना पड़ेगा कि ये सरकार जो है, जो उन्होंने बार बार बोलते आए कि आपने उनको 60 साल दिए, मेरे को सिर्फ 60 महीने दीजिए, तो 60 दिनों में लोगों को कुछ टैंजिबल होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो बेसिक जो लोगों की जो समस्याएं हैं कि महंगाई का मुद्दा हो या लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो, जो सोशल स्ट्राइफ हो, जो एक हिंदुस्तान में एक सोशल टेम्परेचर जो कैंपेन के समय जो काफ़ी बढ़ गया था, वो अभी तक कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। किसी भी तरह से ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए सोशल टेम्परेचर का कम होना बहुत ज़रूरी है। और जब जब मौका आया है मोदी जी के सामने वो बात करने का, चीज़ों को कैटेगोरिकली बोलने का कि इस तरह की टेम्परेचर को मत बढ़ाइए, तो उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, कोई खास उन्होंने बयान नहीं रखा। तो कल उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है दोबारा से जनता को आश्वस्त करना होगा कि वो बाकी प्रधानमंत्रियों के रास्ते नहीं जा रहे। मोदी एक अलग दिशा लेके वाकई हिंदुस्तान को अगले 57 महीनों में लेके जाएंगे। अलग दिशा और अलग जुबान की उम्मीद होगी। संबित, आपने ध्यान दिया होगा, मैंने तो सवाल भी नहीं पूछा और नीलांजन ने निराशा के कुछ कारण बता दिए। एक तो ये कि माहौल में तनातनी जो है उसको लेकर के, और दूसरा ये कि जो उम्मीद थी कि बहुत कुछ सुनेंगे, बहुत कुछ होता हुआ देखेंगे, उसमें कुछ लगता है कि इनको निराशा है। देखिए, स्वाभाविक रूप से हिंदुस्तान है, हम डिबेट कर रहे हैं तो कुछ लोग निराशा भी बोलेंगे, कुछ लोग आशावादी होंगे। मगर आज इंडिपेंडेंस डे की पूर्व संध्या पे मैं एक तो बधाई भी देता हूं और मैं चाहूंगा कि जो हमारे मार्गदर्शक हैं, जो डिबेट भी करते हैं, वो आशा दिखाएं, क्योंकि बिना आशा के देश आगे नहीं बढ़ सकती है। और मोदी जी ने क्या आशा दिखाया है, मैं आपको 3 दिन पहले की व्याख्या को बताता हूं। आप देखिए, जम्मू कश्मीर और लेह में जब वो गए, जिस प्रकार के बॉडी लैंग्वेज से मोदी जी ने कहा, ना मैं खाऊंगा और न खाने दूंगा, आप सिर्फ इस सेंटेंस का जो है विश्लेषण कर दीजिए, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अब लगभग 80 दिन सरकार के हो गए हैं। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, अगर ये कांग्रेस की सरकार होती, थैंकफुली नहीं है, यूपीए की सरकार होती, तो 80 दिनों के अंदर कुछ नहीं तो 3 या 4 स्कैम अभी खुले हो चुके होते। ना मैं खाऊंगा और ना खाने दूंगा, जिस एम्पैटिक वे में उन्होंने कहा है, ऑलरेडी उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि हिंदुस्तान अब एक अलग रास्ते पे चलेगा। जो गवर्नेंस है वो तो पॉजिटिव होगा ही, उस गवर्नेंस में कोई सेंध ना लगा सके, उस गवर्नेंस में सेंध लगा के कोई हिंदुस्तान के पैसे को डाइवर्ट ना कर सके। मैं वो चौकीदार, उन्होंने कहा था इलेक्शन से पहले, मैं वो चौकीदार हूँ, चौकीदार यहाँ मौजूद है। मुझे लगता है ये एक स्टेटमेंट अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और अभी थोड़ी देर पहले किसी सज्जन ने, पूर्व वक्ता ने बहुत सही कहा था कि वेटर से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था मेरी तमन्ना है। आज भी आप सड़क पे जाके किसी आम आदमी से पूछिए कि आप खुश हैं क्या शासन से, तो वो कहेगा जनाब कुछ वक्त तो दीजिए सरकार को। आम आदमी, साधारण आदमी जो वाकई तड़प रहा है वो समझ सकता है, मगर बहुत सारे लोग डिबेट में समझ नहीं पाते हैं कि 60 दिन में, 70 दिन में सत्ता परिवर्तित नहीं हो सकता है। हाँ, दिशा निर्देश जरूर हो चुका है। ठीक है, और इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सलमान, आपके पास यही सवाल लेकर के मैं आना चाहूंगा कि डे टू डे की हेडलाइन, मीडिया नरेशन, मीडिया नैरेटिव, हमारे कमेंट्स, ये तो चलते रहते हैं, लेकिन बिग पिक्चर ये है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अभी तक के कामों के मुताबिक बनी हुई है, बढ़ी है, लोगों को उम्मीद है, और ये सारा काम आप लोग पहले कर सकते थे जो नहीं कर पाए। बड़े तेजी से बहुत सारे फैसले लिए हैं। जुडिशियल अपॉइंटमेंट का बिल पास करा लिया इन्होंने, इंश्योरेंस का बिल इन्होंने करीब करीब पास करा लिया। इसी प्रकार से दूसरे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल इन्होंने रास्ते से दूर कर दिए। आप मानेंगे कि एक मकसद के साथ काम करने वाली सरकार इस वक्त दिल्ली पर काबिज है।
पहले तो ये कि यौम आज़ादी पे सबको मुबारक। दूसरी बात ये कि आपने कहा ये बिल पास किया, वो बिल पास किया। हम सबको पता है कि हमारे टाइम में जब यूपीए की सरकार थी तो बीजेपी ने पार्लियामेंट में कितना डिस्ट्रप्शन किया। अब वो सबको छोड़िए, आपका सवाल असली ये है कि कल क्या होगा। जी देखिए, कल जो होगा या वो एक बात है, होना क्या चाहिए वो दूसरी बात है। मेरे ख्याल में मुझे ये कुछ डर सा लग रहा है कि कल का जो दिन है उसमें मोदी जी एक कैंपेन स्पीच लोगों के सामने रखेंगे। वो पॉलिटिकली शायद वो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में उससे फायदा उतना नहीं होने वाला। होना ये चाहिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मेरे ख्याल में मोदी जी को इस वक्त एड्रेस करनी है। एक तो ये, जो उन्होंने जब बजट का टाइम था तब मेरे ख्याल में एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट उन्होंने लूज की, जब वो एक विजन और एक रोड मैप इस मुल्क के लिए बना सकते थे, सामने रख सकते थे। कल मेरे ख्याल में उनको इसको जरूर आगे पहुंचाना पड़ेगा कि भाई कैसे हम आगे चलेंगे, हमें कहां पहुंचना है और किस तरह से, ये नहीं डिटेल नहीं, लेकिन क्या मतलब रोड मैप कैसा होगा, क्या मेन इश्यूज होंगे। ये उम्मीद आप करेंगे कि वो दूसरा मैं उम्मीद करूंगा। दूसरी बात जो बहुत जरूरी है वो ये है कि जिसको आपने कहा सोशल टेम्परेचर, जो एक हिसाब से एक माहौल सा बन रहा है हिंदुस्तान में, ये हिंदू मुस्लिम वगैरह वगैरह, मेरे ख्याल में न सिर्फ मोदी सरकार के लिए बल्कि हिंदुस्तान के लिए ये बहुत ही मुश्किल साबित होने वाली है। कल अगर मोदी जी ये सामने ये कहें कि मैं टॉलरेट नहीं करूंगा ऐसी बातें, मैं चाहता हूं सब लोग हिंदुस्तान के, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग, सब बढ़े, सब हिंदुस्तानी आगे बढ़े, कोई लड़ाई में बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे ख्याल में उससे सोशल टेम्परेचर कम हो जाएगा और इनको मौका मिलेगा कुछ काम करने का। बिल्कुल, अदरवाइज सबसे ज्यादा खतरा इनकी सरकार को इसी चीज का है। बिल्कुल ठीक है। यहां पर अब सिद्धार्थ बिरला साहब की तरफ रुख करेंगे। ये मैंने कोशिश की कि एक टोन सेट करें कि कल की उम्मीदें आप लोग क्या रखते हैं। बिरला साहब, आपसे मेरा सवाल यह है कि जो बात अभी संबित ने जिक्र किया कि कल इन्होंने कहा कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार, महंगाई, गवर्नेंस, ये 3 मुद्दे हमारे फोकस के थे जो लगता है कि देश को बदलने के लिए बहुत जरूरी हैं। इसी वक्त हमने आरबीआई गवर्नर का एक भाषण सुना जिन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल बदमाशियां हैं इनको कम करने की जरूरत है। आरबीआई गवर्नर से ऐसा भाषण बहुत रेयर है कि आप सुने, और क्रोनी कैपिटलिज्म की बात उन्होंने कही और बड़े खुल करके कही। आपको पिछले 60-70 दिनों का अनुभव देखने के बाद कैसे इस बात का भरोसा होता है कि भ्रष्टाचार पर 360 डिग्री अटैक ये नई सरकार कर रही है और किसी भी गवर्नेंस एजेंडा के पहले करप्शन की बुनियाद को खत्म करना बहुत जरूरी है। तो हाउ डू वी रीड राजन साहब का स्टेटमेंट जो है वो और जो प्रधानमंत्री कहते हैं वो, दोनों को मिला करके आपका इसका डिकोडिंग अगर करने को कहूं तो आप कैसे डिकोड करते हैं इसको? जी देखिए, राजन साहब ने जो कमेंट्स दिए वो जो देश के सामने कई चीजें आई थी पिछले 1-1.5 वर्षों में, 5 वर्षों में, उसके ऊपर कमेंट कर रहे थे। जो क्रोनी कैपिटलिज्म है उसको हम लोग अपोज करते हैं। हम देखते हैं कि क्रोनी कैपिटलिज्म फ्री मार्केट को डिस्टॉर्ट करता है और लेवल प्लेइंग फील्ड को डिस्टॉर्ट करता है, तो उसके हम भी अगेंस्ट है। तो उन्होंने जो कहा वो उनकी ऑब्जर्वेशन थी। जहां तक 80 दिनों की ऑब्जर्वेशन है, देखिए ये जो करप्शन की बात आपने कही या जो आपने डिस्टॉर्शंस की बात कही, क्रोनिज्म की बात कही, ये कहां से अराइज होता है? ये अराइज होता है जहां ट्रांसपेरेंसी कम हो और जहां पे पॉलिसी ड्रिवन डिसीजन ना हो और जहां पे डिस्क्रिशन यूज हो गवर्नमेंट का या जो भी ग्रांटिंग अथॉरिटी है वो अपनी डिस्क्रिशन यूज करे, वहां जाकर के ये सब डिस्टॉर्शंस पैदा होते हैं। तो अभी तक जो हमने देखा है, 80 दिनों की बात कर सकता हूं, अभी तक जो दिशा देखी है, जितने अटरेंसेस देखे हैं, जो लोगों से बात हुई है और जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, फाइनल क्या शेप लेगा तो हमें एक अच्छी आइडिया लग रही है कि देखिए टेक्नोलॉजी ड्रिवन, पॉलिसी ड्रिवन डिसीजंस होंगे आगे जाकर के और उस चीज की बेसिस बनाई जा रही है। और ये डिस्कशन से मालूम पड़ता है। अगर आप कहें कि कोई कागज आपने देखा तो ऐसा नहीं देखा मैंने, ये डिस्कशन से आइडिया लगती है। दूसरा जो है डिस्क्रिशन किस तरह से कम किया जाए, और ये हम लोग भी कई दिनों से मांग कर रहे थे कि अगर आपको एक क्लीन एटमॉस्फेयर चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए, रिलायबल कंट्री चाहिए, गुड डिसीजन मेकिंग चाहिए, तो डिस्क्रिशन हटाइए और ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग एंड क्रेडिबल पॉलिसी जिसको कहते हैं। तो हमारे हिसाब से जो हमने देखा है, एक क्रेडिबल पॉलिसी एटमॉस्फेयर बन रहा है
और इस चीज को समय देना पड़ेगा आपको। 80 दिनों में कोई जादू नहीं हो सकता। और जिस तरह से आज समझ लीजिए हमने माननीय राष्ट्रपति जी का भी भाषण सुना, देखिए कई चीजें हम आगे की तरफ देख रहे हैं। मतलब गांधी जी की वो 150 वर्षगांठ आ रही है, उसके बाद हम कभी अमृत महोत्सव की बात करते हैं जो 75वीं सालगिरह है 15 अगस्त की जी। तो ये हाँ जी, तो ये जो लॉन्ग टर्म में हम देख रहे हैं और इसमें कल्चरल शिफ्ट लाने की चेष्टा हो रही है। देखिए आज अगर राष्ट्रपति जी ने कहा कि भाई क्लीनलीनेस की हमारी एक मर्यादा थी हिंदुस्तान की, फाइयान के टाइम से ह्यूएन सांग का उन्होंने जिक्र किया, तो एक क्लीनलीनेस की मर्यादा थी, एक गुड एडमिनिस्ट्रेशन की मर्यादा थी। ये सारी मर्यादाएं भी वापिस आनी पड़ेंगी, नहीं तो ये करप्शन और क्रोनिज्म चलता रहेगा। बिल्कुल। यहां पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद मेहमानों से चर्चा जारी रहेगी और यह समझने की कोशिश करेंगे कि अभी तक जितने अलग अलग कदम उठे हैं उनको मिला करके बिग पिक्चर क्या बन रही है और क्या नरेंद्र मोदी को कैपिटलिस्ट या सोशलिस्ट ऐसे किसी बास्केट में डाला जा सकता है क्या। छोटा सा ब्रेक। CNBC आवाज पर चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले से पहले भाषण में किस प्रकार का आगाज होगा, कैसा एजेंडा हम सुनेंगे और पिछले दिनों के जो कामकाज हुए हैं उस पर हमारे मेहमान क्या राय रखते हैं। हमारे साथ हैं सिद्धार्थ बिड़ला, गुलटेक चंदानी, नीलांजन मुखोपाध्याय, आकार पटेल, संबित पात्र और सलमान सूज। गुल, आपके पास आऊंगा। जहां पर अभी बिड़ला साहब ने बात छोड़ी थी वो ये थी कि कैसे ट्रांसपेरेंसी को लाया जाए सामने तो गवर्नेंस ठीक होगा और लोगों के लिए कारोबार का मौका होगा। 2-3 बातों को लेकर जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस वक्त के साथ, पिछले 2-2.5 महीने में और हम उम्मीद करते थे कि ज्यादा काम हो जाए, उसमें क्रिटिकली आप देखें तो 3 बातें हैं। एक, आम जनता महंगाई के कारण परेशान है तो वो उस पर थोड़ी आवाज हम ज्यादा सुनते हैं। दूसरा कि सब्सिडी के कम करने का संकेत नहीं मिलता, जो उन्होंने पहले भी कभी नहीं कहा था। तीसरा, सीधा डायरेक्ट प्राइवेटाइजेशन देखना चाहते हैं और एफडीआई के मामले में कुछ प्रोग्रेस देखना चाहते हैं। बजट में समय कम था तो नहीं बता पाए। क्या आपको लगता है कि ये कसौटियां हैं, ये टेस्ट केस हैं जिस पर अभी मोदी सरकार को कसा जाना चाहिए और तय कर लेना चाहिए कि थोड़ी तो निराशा सही है? नहीं, आई डोंट थिंक सो दैट इज करेक्ट। अल्टीमेटली हमारे कंट्री में अगर टेक्नोलॉजी अगर आती है, सो जिस तरह से हमारे इनकम टैक्स रिटर्न, सेल्स टैक्स, all those other things including passport, and if we continue doing that, I think you can overcome a lot of crony capitalism situations. And obviously policy has to be laid down, but if you look at the mood not only domestically in India, Sanjay ji, पर अगर आप किसी बाहर से किसी से बात करिए तो उनके भी मूड में बहुत फर्क है। People, I have been talking to people from UK and from US and they are now willing. Earlier they used to laugh. Now they are not laughing anymore. They are saying, okay, we'll look at it and we need to do business here. There's a big opportunity, 1.25 billion people with, and there's a very simple logic which everybody is narrating to me, that if India's per capita income is $4,000 and US is at 40,000, which one is going to go faster and become double? Everybody knows that. Correct. So clearly there's an opportunity. हालांकि 2 महीने 80 days बोलिए या 90 days बोलिए, उसमें जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ उसके बाद बजट आया, आई थिंक वी हैव टू हैव सम पेशेंस. Markets are performing. Companies which had not been able to raise any money have been raising money. I mean, that's what business is all about, where you get equity and you get debt. If you get equity, obviously you will find debt. जी, यहां पर नीलांजन आपको शामिल करूंगा और आपसे सवाल यह है कि पिछले दिनों में जो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म का स्वर आया है उसमें लोग अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए विवेक डेब्रॉय का, सुरजीत भल्ला का या अरविंद पानागढ़िया का नाम लेकर के कहते हैं कि देखिए ये तो बड़े सपोर्टर थे मोदी जी के, ये लोग भी इनकी आलोचना कर रहे हैं कि ये पॉलिसी को फिक्स नहीं कर रहे हैं। इनके कुछ अनाउंसमेंट आए हैं जो प्रोजेक्ट से संबंधित हैं, स्पेसिफिक चीज़ों से संबंधित हैं। मेरा यहाँ पर एक अलग विचार आपके सामने रखूंगा जिस पर आपका कमेंट चाहूंगा और वो ये है कि डे टू डे की हेडलाइन के चक्कर में हम लोग बहुत प्रीमैच्योर रिएक्शन दे रहे हैं। पब्लिक को इन डे टू डे की हेडलाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए मीडिया, कमेंटेटर और अपोजिशन जो आलोचना कर रहा है उसमें दिक्कत यह है कि ये लोग ऑफ द मार्क हैं, ये रियलिटी से हटे हुए लोग हैं। नीलांजन, नहीं देखिए, रियलिटी से ऑफ हैं ये लोग या नहीं है उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन जो मैं बात जो पहले कह रहा था कि जो एक क्रिटिसिज्म है, जो एक सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है, ऐसा नहीं है कि ये सब एक तरफा है। मतलब पॉजिटिव्स भी हैं बहुत।
एक मैसेज गया है बहुत स्ट्रांगली, और ये बिल्कुल नीचे तक गया है, जिससे आम आदमी बहुत खुश हैं कि ये सरकार जो है करप्शन का जो मुद्दा था, जो पिछले 2-2.5 साल से एक मेजर कारण बन गया था कि यूपीए सरकार की गवर्नेंस डेफिसिट होने का, उसके खिलाफ एक बहुत कॉन्क्रीट मैसेज गया है। और जो नरेंद्र मोदी ने जो मैसेज दिया है, उनकी कोई पुरानी कोई पास्ट करप्टेबल ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है और उसको वो बरकरार रखा है। चैलेंज सबसे बड़ी ये है कि क्रोनी कैपिटलिज्म को किस तरह से कम्प्लीटली एलिमिनेट किया जाए। कहीं ऐसा नहीं कि वो प्रधानमंत्री बन के आए हैं तो उनके जो कनेक्टेड कंपनीज हैं उनके लोग एक्सपेक्ट करें कि वो लोग ज़्यादा आउट परफॉर्म करेंगे दूसरों के साथ, तो उनको बेनिफिट्स ऑटोमेटिकली मिले। उन सब चीज़ों से उनको बच के रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी जो चैलेंज वो है ये कि एक तरफ तो चैलेंजेस हैं, दूसरी तरफ मोदी जी के सामने डिलेमा है। उनके बारे में शुरू में बोला जाता था कि ये रोल बैक प्राइम मिनिस्टर होंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल मैसेज गई है कि वो अपनी सोशल डेमोक्रेटिक रूट से बिल्कुल हटके नहीं जाएंगे। जो हिंदुस्तान में जो सब्सिडी की जो राजनीति हुई है उसके लिए अभी तक पॉलिटिकल माहौल तैयार नहीं हुआ है, इसलिए उनको वो बरकरार रखेंगे। WTO में जाके वहाँ पे FTA के ऊपर बहुत कैटेगोरिकल पोजीशन लेकर यही मैसेज दिया गया जी कि हमारी सरकार जो है वो बिल्कुल जो पोरेस्ट ऑफ द पोर है उसके लिए। अमेरिका के जब टॉप लीडर्स हिंदुस्तान में आए उनको ये कॉन्क्रीट मैसेज दिया गया इंटरनेशनल कम्युनिटी में। ये बहुत क्लियर मैसेज दिया ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट मार्केट्स में भी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा मार्केट्स में भी ये बहुत कैपिटल मार्केट्स में भी बहुत क्लियर मैसेज गया है कि ये सरकार जो है ये गवर्नमेंट ऑफ द रिच नहीं बन जाएगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। आकार ये जो नीलांजन कह रहे हैं इसी पर आपकी भी मैं राय चाहूंगा। एक तो वही कि बड़ा प्री मैच्योर क्रिटिसिज्म नहीं शुरू हो गया है क्या मोदी सरकार का, और दूसरी बात कि जो आर्ट ऑफ पॉसिबल है, पॉलिटिक्स उनके दिमाग में सबसे पहली चीज है और आखिरी चीज है। इसीलिए हम आदर्श परिस्थितियों की उम्मीद करें कि प्राइवेटाइजेशन कल कर दीजिए, सब्सिडी खत्म कर दीजिए, तो ये नहीं होगा, उल्टा होगा कि WTO के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि भारत के किसानों का हित हम नहीं होने दे सकते, या इसी प्रकार के दूसरे कदम जहां भी उनको पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी को अपील करना है तो वो अपना फोकस बिल्कुल क्लियर बनाए हुए हैं। कंफ्यूजन हम लोगों को है। निराशा इस वजह से है क्योंकि मोदी जी की जो जुबान थी कैंपेन में वो बिल्कुल साफ थी कि मेरे पहले जो आ चुका है वो कूड़ा है, वो उसे मैं साफ कर दूंगा। उसके बाद 80 दिन हो 800 दिन हो जो भी है, आप देखें तो जिस जुबान से ये सरकार चली है, खा वो WTO में हो, खा वो आधार पे हो, खा वो फिस्कल डेफिसिट पे हो, ये यूपीए की जुबान है। मेरे नजदीक ये ठीक है, भारत की केंद्रीय सरकार कंजर्वेटिव होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए, जो मोदी साहब कर रहे हैं मेरे नजदीक ठीक है। लेकिन जिस जुबान से कैंपेन चली थी बड़े बदलाव की कि 125 करोड़ चोर हैं, एक अकेला चौकीदार, तो इसको जो लोग जिन्होंने इन लफ्जों को खरीद लिया, जो भी नाम आप लें, ये उनकी मूर्खता थी। जो लोग समझते थे कि एक शख्स के आने से हिंदुस्तान बदल जाएगा, 80 दिन की बात है, ठीक है, बहुत ज्यादा समय हुआ नहीं है, 5 साल के बाद देखा जाएगा, लेकिन ऐसा मान के चलना कि एक व्यक्ति के आने से एक राष्ट्र, इतना बड़ा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र बदल जाएगा, ये मैं नहीं मानता कि लोगों को खरीदना चाहिए था। मोदी जी का जो बर्ताव रहा है सरकार में, मैं मानता हूं बिल्कुल सही रहा है। एक कंजर्वेटिव, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर जहां पर उनकी जो पुरानी जो उनकी हरकतें हैं मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, वो जारी है, बाकी सब छोड़ के मैं मानता हूं कि उन्होंने सही किया है। मेरा दूसरा ये मानना है कि जैसे महीने आएंगे ये निराशा बढ़ेगी कि जो लोग समझते थे कि पूरा साफ हो जाएगा, पूरा हिंदुस्तान एक करप्शन फ्री देश हो जाएगा, बाहर का जो काला धन है वो लौट आएगा हिंदुस्तान में, खुशहाली होगी, 9% फिर से ग्रोथ होगी, ये नहीं होना है। और जो लोग ये मानते हैं कि उनके वोट देने से ये बदलाव आएगा, उनको निराशा होगी। जी, आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं संबित? मुझे सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप रिएक्ट करना चाहते हैं जो आकार ने कहा। देखिए, डेमोक्रेसी में, खास करके हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी में मैं तो कहूँगा एक बहुत अनरिटन रूल होता है, और वो रूल होता है कि द पीपल आर द मोस्ट इंटेलिजेंट वंस, द पब्लिक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेमोक्रेसी।
और उनके पसंद को क्वेश्चन कर देना ये कह के कि लोगों को नहीं उस समय नरेंद्र मोदी जी की बातों में आ जाना था, मुझे लगता है इस डिक्टम को क्वेश्चन करने के बराबर हो जाता है। दूसरा विषय है, एक ही सेंटेंस में नरेंद्र मोदी जी मुस्लिम और पाकिस्तान के खिलाफ है, कहना भी मैं उचित और मैच्योर स्टेटमेंट नहीं मानता हूं, क्योंकि पाकिस्तान को एक मुस्लिम राज्य के रूप में, मुस्लिम देश के रूप में देखकर हम अपनी डिप्लोमेसी नहीं कर रहे हैं। यहाँ हमें समझना होगा कि हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं वो पाकिस्तान में भी नहीं है, और जिस सौहार्द के साथ हिंदुस्तान में हम सब मिलकर रह रहे हैं ये अपने आप में गरिमा का विषय है। इसलिए पाकिस्तान और मुस्लिम्स को इक्वेट करने की कोशिश मुझे लगता है बड़ा संबित, चूंकि इस विषय पर वो एक पासिंग रेफरेंस था, चूंकि आप इसको डिटेल में आप रिएक्ट कर रहे हैं, तो मेरा छोटा सा सवाल ये है कि कौन कौन बड़े मंत्रियों ने पिछले दिनों की यूपी की बिगड़ती हुई हालत में डांटने वाला, चेतावनी देने वाला बयान दिया, आप ये बताइए हमको। नहीं, मुझे लगता है डांटने वाला और चेतावनी वाला बयान देने की आवश्यकता अपने फ्रिंज फैक्टर को, अभी आपके परिवार के लोगों को नहीं। अभी 5 दिन पहले आप देखिए, हमारे ही पार्टी का राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग थी। मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, मोदी जी ने बहुत साफगोई के साथ कहा कि जो प्री रिक्विसाइट होता है डेवलपमेंट का या ग्रोथ का, वो पीस एंड हार्मोनी होता है। जिस देश में पीस नहीं है, जहां हार्मोनी नहीं है, वहां डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। और अमित शाह जी ने बहुत साफगोई के साथ कहा, यूपी में अगर स्टेट गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पा रही है, कम्युनल राइट्स को रोक नहीं पा रही है, तो हमारे सांसदों का ये दायित्व है कि वो इसमें हाथ बटाएं और आगे बढ़कर इसके रोके। तो मुझे लगता है बहुत स्पष्ट। चलिए, ठीक है, तो फिर यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सलमान को फिर शामिल करना चाहिए। सलमान, जो क्रिटिसिज्म है उसका जवाब संबित ने अभी अपने नेताओं के भाषण को कोट करके आपके सामने रख दिया, और अगर राष्ट्रपति का आज का जो भाषण है उसको पढ़ें तो ऐसा हम मानते हैं कि यह भाषण कैबिनेट से चूंकि क्लियर होता है तो आज की सरकार का ही रुख स्पष्ट करता है, जिसमें यह कहा गया है कि इनटॉलरेंस और वायलेंस ये 2 खतरनाक चीजें हैं और हमारे जैसे लोकतंत्र में इसका खात्मा बड़ा जरूरी है और यह सरकार ये काम करेगी। सलमान। नहीं, आज जो प्रेसिडेंट ने स्पीच जो उनकी थी बहुत ज़बरदस्त थी। उन्होंने दोनों साइड से, एक साइड से उन्होंने इकोनॉमिक इश्यूज पे काफ़ी अच्छा बोला, दूसरे साइड से उन्होंने जो ये सोशल हार्मनी की बात की उस पर भी बोला और गरीबी पे भी बात की। लेकिन देखिए, जो अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड ये मेरा पॉइंट ये है कि मोदी सरकार के ही दौरान राष्ट्रपति का भाषण है जो मोदी सरकार की भावनाओं को और पोजीशन को रिफ्लेक्ट करता है। आप एग्री करेंगे? देखिए, मैं मानता हूं। देखिए, आप सुनिए बात, ये मोदी जी और अमित शाह जी, इनके एक हिसाब से देखा जाए इनकी टैक्टिक्स को देखना चाहिए। देखिए, इलेक्शन से पहले तो बहुत सारी बातें होती थी, मोदी जी बड़ी बड़ी तकरीरें करते थे और मुझे पूरा यकीन है कल भी अच्छी तकरीर वो करेंगे। लेकिन जब भी कोई अहम इश्यू इनकी गवर्नमेंट के टाइम में हुआ, कोई भी, खास तौर से जो सोशल डिसहार्मनी का जो माहौल पैदा हो रहा है, एक बार भी प्राइम मिनिस्टर ने बात नहीं की, बिल्कुल चुप। जो लीडर हो, पूरे मुल्क का लीडर हो, उनको लीडरशिप दिखानी है, स्टेट्समैनशिप दिखानी है, क्योंकि उनके एजेंडा को उनके स्टेट्समैनशिप का एक एग्जांपल आपको सलमान में देना चाहूंगा। रियल बात पे आइए। ये तो एक इशू ऐसा है जिस पर हम सब लोग भड़काने को तैयार हो जाते हैं, उसको छोड़ दीजिए। जिस आधार को लेके इनकी खुद की पार्टी के नेता, बड़े बड़े नेता ये समझते थे कि ये तो यूआईडी को लागू करेंगे नहीं, पसंद करते नहीं, क्योंकि ये यूपीए का एजेंडा था और कैंपेन के दौरान ये विरोध भी करते थे। लोगों को पता नहीं लगा, लोग चौंक नहीं गए, शॉक्ड हो गए अपनी पार्टी और सरकार के लोग इनके खुद के, जब इन्होंने 5 दिन के अंदर आधार को लागू करने का और उसको मजबूत करने का फैसला किया। ये स्टेट्समैन स्ट्रीक ही तो है। देखिए, दिस इज स्मार्ट, ये स्मार्ट पॉलिटिशियन है। अगर आप इलेक्शन से पहले सब लोगों से बात करते तो आपको पता है कि आधार जो स्कीम बनाई गई है ये बहुत वाइटल है हिंदुस्तान के लिए। और बाय द वे, जो पॉलिसीज, काफी सारी पॉलिसीज हैं, उनको कंटिन्यू भी कर रहे हैं। इंश्योरेंस में अब ये एफडीआई इंश्योरेंस वगैरह वगैरह सब चीजें, काफी सारी चीजें आ रही हैं, यूपीए के टाइम से आगे बढ़ा रही। मुझे वो तो बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यूएशन तो होगी होगी, लेकिन स्टेट्समैनशिप वो होती है। देखिए, मुझे एक टाइम याद है जब प्रेसिडेंट ओबामा आए तो रेस रिलेशंस अमेरिका में थोड़े खराब काफी सारे थे। उनकी एक बड़ी जबरदस्त स्पीच थी रेस रिलेशंस पे। उसी तरह से देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपना एजेंडा आगे बढ़ाना है, डेवलपमेंट का एजेंडा आगे बढ़ाना है, उनको पीस, सोशल हार्मनी इस मुल्क में चाहिए ही चाहिए।
बिल्कुल ठीक लेकिन कहा आपने। उसके लिए उनको लोगों को डायरेक्टली उनको एड्रेस करना है और कहना है कि ये हमको साथ चलना है। हाँ, उसी से हिंदुस्तान आगे लोगों पहुंच सकता को डायरेक्ट एड्रेस करने का जो ये सबसे ज्यादा खतरा इसी में है। लोगों को डायरेक्ट एड्रेस करने का जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया है, ये मेरे आगे के एक सवाल में आने वाला था और बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। दर्शक ध्यान दीजिएगा, लोगों को डायरेक्ट एड्रेस करना नरेंद्र मोदी सिर्फ यही तो करते हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी और संबित आपको रिएक्ट करने का वक्त मिलेगा। CNBC आवाज पर चर्चा हो रही है कि लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी का पहला भाषण किस तरह का हो सकता है और देश के आगे के एजेंडा को लेकर के क्या क्या स्पेसिफिक बातें सामने आ सकती हैं। आकार, आपने ये चर्चा सुनी, आपसे मेरा सवाल ये है कि जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात अभी आई थी उसको मैं यूं पूछना चाहता हूं कि थोड़ा हम लोग गलती कर रहे हैं। मीडिया नैरेटिव में वही इशू है कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए, बहुत हेल्दी क्रिटिसिज्म हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी इन चीज़ों पर रिएक्ट नहीं करेंगे। हम जो कहते हैं वो चुप हैं, मीडिया से बात नहीं करते। दरअसल उनकी मौजूदगी बिना कुछ किए जिसको हम इस्टेब्लिश्ड मीडिया समझते हैं उसको इर्रेलेवेंट बना रही है और वो इस कॉन्फिडेंस से आता है कि उनका सीधे पब्लिक से संवाद इस स्केल का हो चुका है, इस ऊंचाई तक जा चुका है कि बीच के जो हम इंटरमीडियरीज हैं इनकी अब उनको फिक्र नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो शख्स है हमारी जनरेशन का सबसे टैलेंटेड पॉलिटिशियन है। मैं नहीं मानता कि गुजरात में 30 सालों में जो मैंने देखा है मोदी साहब के मुकाबले का कोई हो, या भाषण देने वाला हो, या जैसे आपने कहा पब्लिक के साथ सीधे संपर्क बनाने वाला। मोदी साहब ने 12 सालों इतने कोड़े पड़े उनको मीडिया से 2002 के बाद नेशनली, उन्होंने कुछ नहीं कहा। 1-2 साल तक कोशिशें की कि कोई प्रयास किया जाए कि मीडिया से कोई संपर्क बनाए। जब वो नहीं हुआ तो उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने सीधे, जैसे कि आपने कहा, पब्लिक से एक नाता बनाए रखा है। उनकी जो छवि है पब्लिक में, वो मैं नहीं मानता कि इतने कम समय में मीडिया या तो बिगाड़ सकती है या उसे बदल सकती है। मीडिया का क्रिटिसिज्म होते रहेगा। जो वायदे मोदी साहब ने पब्लिक से किए हैं वो पब्लिक को खुद देखना होगा कि 1-2-3 सालों में क्या ये बदलाव जिनकी बात मोदी साहब कर रहे हैं ये आ रहा है कि नहीं। जो ये बदलाव नहीं आएगा और कोई बड़ी तादाद में नहीं आएगा बदलाव, तो फिर जो है मीडिया की बातें फिर से सुनेगी पब्लिक मोदी साहब के बारे में। जी बिल्कुल। सिद्धार्थ बिरला साहब, थोड़ा सा रुख वापस इकोनॉमिक इश्यूज की तरफ करते हैं। मुझे लगता है कि उनके पॉलिटिकल एजेंडा का बड़ा हिस्सा है जॉब जल्दी से क्रिएट करना। तो अब जो परिस्थितियां बनी हैं और पॉलिसी में जहां जहां हम जानते हैं कि पॉलिटिकली क्या चीजें संभव नहीं है, आपको बहुत क्लैरिटी है उसको लेकर के, तो जितने भी इंटरेक्शन और एंगेजमेंट आपके आजकल आप लोगों के दिल्ली की इस नई सरकार से होते हैं, उसको देखते हुए आप क्या समझते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो पॉलिटिकल एजेंडा भी है जॉब क्रिएशन का, वो किस रास्ते से पूरा होगा? क्योंकि आजकल मैन्युफैक्चरिंग में भी ज्यादा जॉब तो क्रिएट होते नहीं। साहब आपने ठीक कहा। मैं 2-3 पॉइंट्स को जोड़ के बोलूंगा, पर आपने वर्ड यूज किया पॉलिटिकल एजेंडा जॉब्स का। मेरे ख्याल पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, देश के सामने एक ही एजेंडा है विच इज जॉब क्रिएशन। क्योंकि इस तादाद पे हमारे यहाँ यंग पीपल जो क्वालिफाई हो रहे हैं और जिनकी उम्र बढ़ रही है और आज वर्केबल एज पे आने वाले हैं, उनके लिए जॉब्स कहाँ से आएंगे वो ढूंढना सबसे प्राथमिकता है देश के लिए। पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, दिस इज रियल एजेंडा। और जो जॉब क्रिएशन है उसके कारण सोशल स्टेबिलिटी और सोशल ऑर्डर और सोशल पीस ये भी बना रहे, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जॉब क्रिएशन का। विदाउट जॉब क्रिएशन सोशल इंस्टेबिलिटी होना बहुत स्वाभाविक है, बहुत जल्दी हो सकती है। तो दिस इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द होल एजेंडा। अब अगर आप देखें तो जिस तरह से मंत्री लोग काम कर रहे हैं, एक्चुअली स्पीकिंग, जैसे कई बार जिक्र हुआ कि भाई बजट में ये बताया, ये नहीं बताया, इतना बड़ा प्लान नहीं किया। अगर आप रियली देखें, आप इकोनॉमिक सर्वे से चालू करें, उसके पहले रेलवे बजट से चालू करें, उसके बाद बजट में जो जो लिमिटेड चीजें बताई और जो हो सका प्रैक्टिकल, अगर उन सारी चीजों को जोड़ें तो आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, इन पे बहुत जोर दिया गया है इन तीनों एरियाज में। और अगर आप फ्यूचर जॉब क्रिएशन देखें अगले 5-7 सालों में,
इन एरियाज में मैक्सिमम जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक हद तक जॉब्स क्रिएट करेगा, पर मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट इंडस्ट्री के साथ साथ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ता है, सर्विसेज के बहुत बढ़ते हैं, तो वो मेजर डायरेक्टली नहीं किए जा सकते, पर मैन्युफैक्चरिंग इज अ वेरी बिग ड्राइवर। पर मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट आज आने में समय लगेगा। तो ये जो कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर पे जोर दिया है कंसिस्टेंटली अक्रॉस पॉलिसीज, और ये देखा जा रहा है सब मंत्रियों के काम में, सारे ब्यूरोक्रेसी के काम में, किस तरह से ये अमल करते हैं उस पर सारा निर्भर है। पर डायरेक्शन जो है वो ये है कि जॉब्स क्रिएट किए जाए, और जॉब्स के बिना ये देश आगे नहीं जा सकता। बिल्कुल। गुल टेकचंदानी साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि आप तो नंबर देखते हैं कि यूएस के जैसे नंबर आ रहे हैं या चाइना के या जर्मनी के, उन नंबरों को देख के बहुत लोग ये कहने लग गए हैं आजकल कि पूरी दुनिया में दरअसल कोई ओएसिस ऑफ काम या ओएसिस ऑफ अपॉर्चुनिटीज है तो वो हिंदुस्तान है। और अगर ये बात सही है तो इसमें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस नई सरकार के लिए कि इसको कैसे एक्सप्लॉइट करे, और उसके बारे में आप क्या सुनना चाहेंगे? जी, गुल को हमारी आवाज नहीं जा रही है, ये सवाल हम उनके पास फिर से लेके जाएंगे। लेकिन नीलांजन, फिर थोड़ा पॉलिटिकल मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। एक उम्मीद थी कि ये बाहर से लोगों को लेकर के आएंगे, वो नहीं हुआ। रक्षा और वित्त मंत्रालय अभी एक ही मंत्री के पास है। इसी प्रकार से लोग समझते थे कि सरकार में और भी लोगों को लेने का काम ये जल्दी करेंगे। बहुत लोग ये सवाल उठाते हैं कि मंत्री लोग तो अभी भी सीखने के मोड में हैं, थोड़ा सा डिसोरिएंटेड लगते हैं, कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द वे नरेंद्र मोदी थिंक्स। आपको लगता है कि ये बड़ी समस्या नहीं है क्योंकि नरेंद्र मोदी की खुद की मैनेजमेंट बैंडविड्थ इतनी ज्यादा है कि इस बात पर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कौन से मंत्री हैं, कितना काम कर पा रहे हैं, कैसी ब्यूरोक्रेटिक टीम उनको पीछे से सपोर्ट कर रही है, ये इशू कितना परेशान करता है आपको? देखिए संजय, जहाँ तक सवाल है कि बाहर से लोग नहीं आए हैं, मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी को शुरू से कोई डाउट था कि वो बाहर से लोग नहीं लेके आएंगे। वो बिल्कुल क्लियर थे। सवाल इसलिए ये पूरा का पूरा जो एक माहौल हो गया था कि लोग बाहर से आएंगे, वो इसलिए आया था क्योंकि जब ये ज्ञात होने लगा था कि शायद मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के चांसेस काफ़ी बड़े हैं, तो कुछ लोग खुद ब खुद अपना बायोडेटा सर्कुलेट करने लगे थे। लोग बयान देने लगे थे कि अगर मेरे को ये ऑफर दिया गया तो शायद मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो मोदी जी की वो स्टाइल नहीं है। वो खुद पहले अपनी उंगली किसी पे लगाएंगे, फिर उसको अपने पास बुलाएंगे, फिर उनसे बातचीत करेंगे, और फिर अगर उनके साथ ट्यूनिंग सही होगी तब उसको अपना टीम में शामिल होने के लिए बात करेंगे। कोई अगर अपने आप को वॉलंटियर करे तो वो मोदी जी की टीम में कभी शामिल नहीं हो सकता है। मैं उनको जितना समझ पाया हूं। जी बिल्कुल। जहां तक जो जिस तरह से केंद्र की जो एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि केंद्र की जो गवर्नमेंट चल रही है, जिस तरह से मिनिस्टर्स के रोल को थोड़ा डिवैल्यू किया गया, ये एक तरह से बिल्कुल रिपीट हो रहा है जिस तरह से गुजरात में प्रोसेस को पूरा शुरू किया था। जब वो चीफ मिनिस्टर बन के गए थे, उसके बाद मिनिस्टर्स जो थे उनको अचानक उनकी रोल जो था पूरी तरह से डिवैल्यू कर दिया था, और वही 13 साल तक होता रहा था कि मिनिस्टर्स वर्चुअली ब्यूरोक्रेट्स के रबर स्टैम्प्स बन के रह गए थे। तो लगभग वो भी एक किस्म का हो रहा है कि सारा का सारा जो केंद्र बिंदु है इस सरकार का, वो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एक तरह से ड्राइविंग फोर्स हो गया है, और इसमें डायरेक्ट जो फोर्स है वो मोदी जी खुद है। जी बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक लेने के बाद जो बाकी मेहमान हैं उनकी राय ली जाएगी। छोटा सा ब्रेक। सीएनबीसी आवाज पर चर्चा हो रही है, कल मोदी जी क्या बोलने वाले हैं। सिद्धार्थ बिड़ला, गुल टेकचंदानी, नीलांजन मुखोपाध्याय, आकार पटेल, संबित पात्र और सलमान सोज हमारे साथ हैं मेहमानों के तौर पे। गुल, आपसे मैं ये समझना चाह रहा था कि जिस तरह से दुनिया भर में देशों के इकोनॉमिक आंकड़े आ रहे हैं, चाइना या यूएस या जर्मनी, उसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं, और आपने भी यही सुना होगा, कि भारत में तो दरअसल अभी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बड़ा मौका है, ओएसिस ऑफ काम है, ओएसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी है। और ये बात मोदी जी भी जानते होंगे। अगर ऐसा है तो जो कुछ बजट में नहीं कह पाए, हमको ऐसा लगता है कि कल शायद आर्थिक सुधारों और आर्थिक पहल के तौर पर कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं। आप क्या सुनना चाहेंगे? मेरे को तो एक चीज बहुत इजीली समझ में आती है कि वी हैव द वर्ल्ड्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी। लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, और जो बात ये करते हैं, वी हैव ओनली टू सी द इम्प्लीमेंटेशन, विच ऑब्वियसली आई ऑल्सो अंडरस्टैंड विल टेक सम टाइम, संजय जी। बट बेसिकली मुझे ये मालूम है कि ये
वही सब चीजें बोलेंगे जो चारों कॉन्स्टिट्यूएंसी को सुनना है। एक तो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक मीडिया है, दूसरा आपका फॉरेन वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और फोर्थ जो है उनकी जो खुद की जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो सबको प्लीज करेंगे। और मुझे ये लगता है कि ही वेरी वेल अंडरस्टैंड्स दैट टू बी अ सोशलिस्ट एंड अ सक्सेसफुल सोशलिस्ट you have to be a successful capitalist also. Very you cannot distribute unless you have something. So I believe that he is following the right path, and I would like to continue that he is doing the right things. बिल्कुल। सलमान सोज, यहाँ आपका एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा इसी बात पे कि एक अच्छा सोशलिस्ट होने के लिए एक अच्छा कैपिटलिस्ट होना जरूरी है। इसीलिए इस ब्रैकेट में डालने की जो हम गलती करते हैं बार बार कि इन्होंने तो ऐसा कर दिया या वैसा कर दिया, वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम लोग इनको गलत पढ़ते हैं। ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल इंसान है और कल अपने बहुत बड़े अनाउंसमेंट से हम सबको चौंका सकते हैं। सलमान, नहीं देखिए, मुझे कोई शक नहीं कि उनकी स्पीच बहुत अच्छी होगी, और जैसे उन्होंने कैंपेन के टाइम पे भी दिखाया, स्पीच की तो उनकी अच्छी होती भी है और कल भी होगी। लेकिन असली तो है कि सब्सटेंस क्या होगा, स्पीच का सब्सटेंस क्या होगा। या अगर वो ऐसी कुछ बातें करें जो उन्होंने बजट के टाइम में गवर्नमेंट ने नहीं किया, उसकी बात करें, कैसे क्या उनका विजन है और कैसे मेन इश्यूज हैं, मेन स्टेप्स हैं, तब मेरे ख्याल में कुछ बात बन सकती है। जहां तक ये है कि भाई वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, उनकी बड़ी बड़ी बातें करने की उनको बहुत आदत है, लेकिन टॉक इज चीप। ठीक है, आइए वो सबसे अच्छी बात कर सकते हैं जो बड़ी बड़ी। आपकी राय तो जी, आपकी राय उसमें कुछ मसाला होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो वो सब्सटेंस की जो बात है, एक्शन होना चाहिए, जो सब्सटेंस की बात है, इस पे थोड़ा सा स्पेकुलेट करने की कोशिश करते हैं, और मुझे लगता है कि इसके लिए बिरला साहब सबसे सही आदमी है इस बात को बताने के लिए। बिरला साहब, मेरा दो अनुमान है। एक तो ये कि ये जो टोटल फाइनेंशियल इंक्लूजन का मसला है, यानी 7.5 करोड़ या 15 करोड़ लोगों का अकाउंट खुले, ऑनलाइन अकाउंट खुले, ओवरड्राफ्ट की उनको सुविधा मिले और इसमें यूआईडी का इस्तेमाल हो, ये एक बिग टिकट अनाउंसमेंट हो सकता है। और दूसरी चीज मुझे लगता है कि पीपल पार्टिसिपेशन वो करने के लिए कोई ये एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और तीसरी बात, टाइम टेबल के साथ, जो कहा कि सब्सटेंस क्या होगा, वो ये होगा टाइम टेबल के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को लागू करने का कल वो एक तरीके का ऐलान कर सकते हैं। आप मानेंगे कि ये तीनों बातें शायद कल कैप्चर होंगी? देखिए, लगभग आपने कई पॉजिटिव आइडियाज को कैप्चर किया। मैं खाली एक चीज कहना चाहूंगा कि जो रेड फोर्ट से जो स्पीच देंगे 15 अगस्त की, वो जरूरी नहीं है कि वो इतनी इकोनॉमिकली सोफिस्टिकेटेड हो जैसे हम आपकी स्टूडियो में बात कर रहे हैं। ये एक आम जनता तक मैसेज पहुंचाने वाली बात है। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन वो किस तरह से उसको पैकेज करेंगे, पर मेरे ख्याल में इट इज वन वे कि सारी जनता पार्टिसिपेट करे फाइनेंशियल सेक्टर में। ये जरूर हो सकता है कि वो पुश करें, और किस तरह से पैकेज करेंगे मैं नहीं कह सकता। और मेरे ख्याल में वो देश को एक, मेरे ख्याल में ढाढ़स और दिशा दिखाने की चेष्टा करेंगे। दिस इज माय ओपिनियन कि किस तरह से अमल हो। जैसे आज मैंने जिक्र किया, जैसे राष्ट्रपति जी ने भी कुछ टाइमलाइंस बताई कि भाई आप कुछ इतने वर्षों में ये एक्सपेक्ट करें, इतने वर्षों में ये एक्सपेक्ट करें, और वो एग्जॉर्ट करेंगे लोगों को कि आप इस तरह से सोसाइटी की वैल्यू बढ़ा सकते हो। मैं इन चीजों पे ज्यादा देख रहा हूं, और इसका अमल कैसे किया जाए उसके ऊपर देख रहा हूं। मेरे ख्याल में कोई बड़ी बिग बैंग इकोनॉमिक पॉलिसी और ऐसा कुछ वहां जाके बोलें जो देश की जनता समझ नहीं पाए, ऐसा बिल्कुल, ये दरअसल बहुत बिल्कुल रियलिस्टिक असेसमेंट है आपका। संबित, बिल्कुल छोटे में आपसे जानना चाहूंगा, वही स्पेकुलेट करूंगा मैं, कि कल वो युवा, महिला, गरीब, ये जो 3 फिल्टर हैं, इसी फिल्टर को देखते हुए कुछ बड़ी बातें और एक बड़ा एक बिग पिक्चर सामने रखने की कोशिश करेंगे, और लोगों को इन्वॉल्व करने पर शायद कोई एक नए किस्म का ऐलान, कोई नए किस्म का आह्वान वो कर सकते हैं। देखिए संजय जी, मैं एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते और पार्टी के प्रवक्ता के नाते प्रधानमंत्री के स्पीच को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरे कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। स्वाभाविक रूप से हमेशा से ही वो यूथ, बुजुर्ग और महिलाओं के लिए बहुत ही सेंसिटिव रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके विषय को जरूर उठाएंगे कल। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, अभी मेरे मित्र सलमान सोज जी भी कह रहे थे कि, और बहुत एम्फेटिकली कह रहे थे कि स्पीच तो जरूर अच्छा होगा मोदी
जी का। मैं यहाँ याद दिला दूं, मोदी जी का स्पीच और किसी का भी स्पीच सब्सटेंस को लेकर अच्छा या बुरा होता है, केवल प्रोनाउंसिएशन से अच्छा बुरा नहीं होता है। तो अगर खुद ऑपोजिशन कह रही है कि स्पीच अच्छा होगा तो स्वाभाविक रूप से वो ये मानती है कि उसमें सब्सटेंस होगा तभी वो अच्छा होगा। तीसरा महत्वपूर्ण विषय यहाँ है कि कई बार डिबेट्स में ऐसा उभर के आता है कि मोदी जी शायद अभी भी प्रचार मोड में हैं या कल जो भाषण देंगे वो प्रचार के देंगे। मैं बता दूं, आप प्रचार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जीत चुके हैं, कंफर्टेबली जीते हैं, मैंडेट बड़ा अच्छा रहा है। ये प्रचार नहीं करते हैं, ये मोदी जी का फितरत है कि वो किसी भी काम को बड़े सिस्टमैटिकली जनता के सामने रखते हैं और बहुत डिसेक्ट करके उसके बारीकियों को बहुत साधारण और सहज तरीके से जो जनता समझ सके रखते हैं। तो ये बार बार समझने की आवश्यकता नहीं है कि वो प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो वैसे हैं कि वो अच्छा काम करना चाहते हैं और उसको वो जनता के सामने रखते हैं। बिल्कुल। एक चीज पर मैं और राय लेना चाहूंगा सलमान, आपकी एक राय लेना चाहूंगा, और वो ये होगा कि विदेश नीति पर भी हमको इन्होंने चौंकाया है। जिस तेजी से पहले पड़ोसी, फिर उसके बाद एशियाई देश, उसके बाद पश्चिमी देश यानी कि अमेरिका वगैरह वगैरह से बातचीत, ऐसी हालत हो गई है कि दुनिया के दूसरे देश अब भारत के साथ अपने को रिकैलिब्रेट कर रहे हैं। मानेंगे कि ये मोदी की अपनी छाप है? नहीं, देखिए, जो इन्होंने पहले नेबर्स के साथ किया, हमने भी उस वक्त उसका खैर मकदम किया, उसको वेलकम किया। अच्छी बात है, आप अगर नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशंस होंगे तो अच्छी बात है। लेकिन साथ में और बाहर के मुल्कों के साथ वो उन्होंने थोड़ा रीच आउट किया। हाँ, मैं ये भी कहूंगा कि जो WTO का जो इशू बना, जो प्रीवियस गवर्नमेंट का जो डील थी, उसको उन्होंने नेगेट किया। उससे थोड़ा मेरे ख्याल में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा मेरे ख्याल में प्रॉब्लम आई है। लेकिन जहां तक नेबर्स का ख्याल, जहां तक हमारे इमीडिएट नेबर्स की बात है, देखिए, इलेक्शन से पहले कैंपेनिंग के दौरान कांग्रेस पार्टी जब यूपीए जब हुकूमत में थी तो काफी शोर मचता था। जब भी कोई पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा तो बहुत शोर मचता था। अब गड़बड़ हो रही है हर जगह से, चाइना से बिल्कुल चुपचाप, कोई बात नहीं हो रही। चलिए ठीक है, ये आपको पता है कि सरकार में बैठ करके डिप्लोमेसी को कैसे हैंडल किया जाता है और अपोजिशन में सब कहना बिल्कुल ठीक है। चलिए कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पर तो आ गई जी, अब नीलांजन, आपसे मेरा सवाल ये है कि मुझे लगता है कि क्रिटिसिज्म के लिए, कमेंट के लिए हम लोग जो भी कहें, ये जो इंतजार का सवाल है, देश का जनमानस और ये जो स्टेक होल्डर हैं, बिरला साहब या गुल जैसे लोग हमको समझा रहे हैं, वो यही है कि किसी काम का जो लैग है, टाइम टेबल है, वो 18 महीने से 24 महीने होता है। तो सलमान जिस सब्सटेंस को देखना चाहते हैं उसका प्रदर्शन जमीन पर दरअसल 1.5 से 2 साल में होता हुआ दिखेगा। हिंदुस्तान की पब्लिक इतना टाइम उनको इत्मीनान से देने को तैयार है। आप एग्री करेंगे? नहीं, उसके लिए ज़रूरी है कि सरकार को जो भी स्कीम कर, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन का है, उसके साथ साथ सिर्फ बैंक के खाते खोल देने से पर्याप्त नहीं होगा। एक मेजर एक अवेयरनेस ड्राइव होना चाहिए, वरना उसी तरह से ये फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाएगा जिस तरह से मोबाइल फ़ोन, आज ज़्यादातर लोग जो हैं अपने नाम पे मोबाइल फ़ोन से नहीं ऑपरेट करते, लेकिन बहुत एक वैक्यूम में मोबाइल फ़ोन से, तो टेलीफोनी का वही ना हो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का हो जाए। जहाँ तक जो संबित पात्रा ने जो बात बोली थी कि मोदी जी कैंपेन मोड में नहीं है, दरअसल मोदी जी हमेशा कैंपेन मोड में है। उन्हीं के लिए ये सबसे अच्छी टेक्निक है। वो गुजरात में भी जो 13 साल से उन्होंने जो सरकार चलाई, हर प्रोग्राम को कैंपेन मोड में ही चलाया। वो चाहे एम्बुलेंस का स्कीम हो या चाहे बिजली को ग्रामों तक ले जाने की 24 घंटे का जो प्रोग्राम हो, हर प्रोग्राम को मोदी जी जब तक कैंपेन मोड में नहीं चलाएंगे तो ये जो सरकार है, इसका जो गवर्नेंस का जो अपैरेटस, ये इतना मॉरिबंड हो चुका है कि इसको एनर्जाइज करने के लिए कोई और तरीका नहीं है, सिर्फ एक कैंपेन मोड से ही उसको रिवाइव किया जा सकता है। एक तरफ कैंपेन मोड है और आजकल लोग, कुछ लोग पॉजिटिव, कुछ लोग नेगेटिव, क्रिटिकल तौर पर, लेकिन एक बात कहने लग गए हैं कि ऐसा पीएमओ तो इंदिरा गांधी के जमाने में भी नहीं दिखा था। नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को जो भी कहेंगे, लाल किले से उनके संबोधन के ठीक बाद इसे हम 5 अलग अलग अध्यायों में बांट करके आपके सामने उनका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। राष्ट्र निर्माण की बड़ी घोषणाएं जिस प्रकार की होगी, उसमें उनके विजन को जानेंगे। मोदी मैसेज में, मोदीनॉमिक्स में हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, बिजनेस को बूस्टर डोज देने के लिए वो क्या ऐलान करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। मोर डायरेक्ट में किस तरीके से वो मीडिया और पब्लिक संवाद के एजेंडे को
बदल रहे हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। राजनीति से जुड़ी हुई बातें हम जानेंगे मोदी पॉलिटिक्स में, और आखिर में हम विदेश नीति पर भी नजर डालेंगे। वो कहा जाएगा वो डिप्लोमेसी किस तरह की है इनकी, इस पर सब पर विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ इन बातों को समझाने के लिए जाने माने नेताओं का, विशेषज्ञों का, कारोबारी नेताओं का एक पैनल होगा। तो जुड़िएगा कल सुबह 15 अगस्त को सुबह 7 बजे CNBC आवाज़ पर हमारे साथ। चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। सभी मेहमानों का, सिद्धार्थ बिरला साहब, गुल टेकचंदानी, नीलांजन, आकार, संबित पात्रा, सलमान सोज, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। और फिर से एक बार आप सबको और दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। नमस्कार।